शिवाली जी, स्वागत है आपका। नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोग जब ये साक्षात्कार ले रहे हैं, 9 अलग-अलग क्षेत्र की महिलाओं का, उस साक्षात्कार में मैं स्वागत करती हूँ आपका। आपका परिचय अपने बहुत दर्शकों बहुत से धन्यवाद। जी, आपका परिचय अपने दर्शकों से करवा देती हूँ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट रही हैं आप एयरफोर्स में और अब प्रहार नामक संस्था का भी संचालन कर रही हैं, राइट? जी। ओके। शिवाली जी, रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की जो अब सहभागिता, भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे विचार से ये बहुत अच्छा कदम है कि 1092 में महिलाओं को भारतीय सेनाओं में ऑफिसर के पद के ऊपर लेना हमारी सरकार ने शुरू किया था और तब से लेकर अब तक लगातार महिलाएं तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना, इन तीनों सेनाओं में बहुत अग्रसर हैं। विशेष रूप से महिलाओं को एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस में लिया गया है, जहां पर महिलाएं बहुत अच्छा कर सकती हैं। अकाउंट्स ब्रांच है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है, एजुकेशन ब्रांच है और बाकी सारे लॉजिस्टिक्स ब्रांच है। इन सारे ब्रांचेस में महिलाएं बहुत अच्छा कर सकती हैं और उन्हीं ब्रांचेस में सबसे पहले महिलाओं को लेना शुरू किया था। सिर्फ अधिकारी पद के ऊपर हमने पहले शुरुआत की थी और अब तो खुशखबरी ये है कि महिलाओं को अभी हम एज सोल्जर्स भी ले रहे हैं। कोर ऑफ जी, मिलिट्री पुलिस में जो पहली टुकड़ी है महिलाओं की, वो ट्रेनिंग करके वो ज्वाइन कर चुकी हो गई है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत स्तुत्य कदम है, क्योंकि महिलाएं ये किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है और किसी भी हाल में ना शारीरिक रूप से और ना मानसिक रूप से, दोनों तरफ से महिलाएं बहुत सक्षम हैं और बहुत ताकतवर हैं। जी। अभी हाल ही में पता चला है कि जो हमने नए फाइटर प्लेन्स लिए हैं या जो राफेल विमान हमारे सेना में शामिल हुए हैं, एयरफोर्स में शामिल हुए हैं, उनको भी कुछ दिनों बाद महिलाएँ रन करने वाली हैं, चलाने वाली हैं। तो फाइटर प्लेन्स को चलाने के लिए जो आवश्यक जैसे आपने कहा किसी भी तरीके से शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर नहीं है, उनके लिए जो विशेष ट्रेनिंग दी जाती है या जो कुछ विशेष कार्य करवाए जाते हैं, उनके लिए एक महिला के रूप में किस प्रकार की तैयारियाँ करनी होती हैं? देखिए, बहुत अच्छा कदम उठाया है भारतीय वायुसेना ने कि महिलाओं को वो फाइटर पायलट के तौर पर भी ले रही है, क्योंकि सिर्फ हमारा ही देश नहीं है जिसने महिलाओं को पायलट करके लिया हुआ है, बल्कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें बहुत सालों से महिलाएं फाइटर एयरक्राफ्ट ये उड़ा रही हैं। ट्रेनिंग जो होती है, हाँ, ट्रेनिंग थोड़ी-सी मुश्किल होती है, क्योंकि आपको एक फाइटर प्लेन को उड़ाना है, जिसकी गति जो होती है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत वेगवान गति होती है और उस तेज़ गति में आपको डिसिजंस लेने पड़ते हैं। आपको कोई दुश्मन का टारगेट दिया है तो उसको कब फायर करना है, कैसे फायर करना है, और जैसे हमने युद्ध के समय में हम सुनते हैं कि जब एयरफोर्स हिस्सा लेता है तब डॉग फाइट होती है, मतलब हमारा हवाई जहाज और दुश्मन का हवाई जहाज ये हवा में जब उड़ते हैं, तब जी, हवा में एक दूसरे को उड़ाने के लिए जो इनके जो पैतरे होते हैं, ये इन पैतरों को हम हमारी फौजी भाषा में कहते हैं डॉग फाइट। तो ये इन सारी चीजों के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग देना, तो ये जायज कि ये बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल कार्य होता है, लेकिन महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। हमारे जो पहली 3 महिलाएं थी जिनको फाइटर पायलट के तौर पर चुना गया था, उन 3 में से वो लोग उत्तीर्ण हो चुकी हैं और वो लोग आज ये फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रही हैं और बहुत सफलतापूर्वक उड़ा रही हैं। जो तैयारी करनी होती है वो महिला को खुद को करनी होती है। एक तो उसका फिजिकल फिटनेस, मतलब शारीरिक रूप से उसको सुदृढ़ होना पड़ता है और मानसिक रूप से काफी शांत स्वभाव का उसने होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और उसके दिमाग में एकदम फास्ट रिएक्टिबिलिटी उनमें होनी चाहिए। और ये सारी चीजें हम जब आमतौर पर
सेनाओं में भर्ती होते हैं तब जो हमारी ट्रेनिंग होती है, हमारे ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं कि किस प्रकार अपना फिजिकल फिटनेस मेंटेन किया जाए, किस प्रकार हमने अपनी मानसिकता को एक प्रकार से ट्यून करना चाहिए और किस प्रकार से हमने अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग परिस्थितियों में हमने किस प्रकार का हमारा रिएक्शन होना चाहिए। ये जो सारी ट्रेनिंग है ये हमें अकेडमी में मिलती है और उसी ट्रेनिंग के साथ हम जब महिलाएं जब फाइटर एयरक्राफ्ट के ट्रेनिंग के लिए जब जाती हैं तब ये सारी ट्रेनिंग उनको बहुत काम आती है। अलग अलग विषयों के ऊपर इनका क्लासरूम सेशंस भी होते हैं, प्लस इनका जो प्रैक्टिकल सेशन होता है, इनको हवाई जहाज में बिठाकर भी इनको बहुत सारे प्रैक्टिकल सेशंस दिए जाते हैं और इसी के बाद महिला पूरे रूप से तैयार हो जाती है कि वो एक फाइटर पायलट कहलाए। जी। आपने एक बीच में वाक्य जोड़ा था कि हवा में उड़ते समय ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि हमें सामने वाले जो हमारे शत्रु का विमान है उसको ध्वस्त करने के लिए क्या करना चाहिए। और अमूमन ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं कोई भी डिसीजन लेने में बहुत देर लगाती हैं। करना चाहिए नहीं कि द्विधा मनस्थिति बहुत होती है। ये हो सकता है थोड़ी गलत सोच है लेकिन ये आम सोच है। तो ऐसी परिस्थिति में क्विक डिसीजन लेने के लिए जो अकेडमी में सिखाया जाता है वो किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है? देखिए, मेरे ख्याल से जहां तक मेरा सवाल उठता है, महिलाएं ये कभी भी कंफ्यूज्ड मेंटालिटी की नहीं होती है। महिलाओं को देर इसीलिए लगती है कोई डिसीजन लेने के लिए क्योंकि वो हर तरह से सोचती है कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो इसका जो रिजल्ट होगा वो किस प्रकार का होगा। मतलब हम महिलाएं आज तक भारत में ये हाउसवाइफ्स रही हैं या वो अलग अलग ऑफिसेज में नौकरी करती हैं, तो उन्हें घर का भी देखना होता है, ऑफिस का भी देखना होता है और महिलाएं आर सपोज टू बी द बेस्ट मैनेजर्स। तो जब आप में मैनेजमेंट स्किल्स आते हैं तब वो आपको कैसे आते हैं, क्योंकि फास्ट डिसीजन लेने की जो प्रवृत्ति है वो आपको मैनेजमेंट में भी लेनी पड़ती है। जब आप आमतौर पर ऑफिस में जाते हैं तब भी आपको लेनी पड़ती है। तब महिलाएं किस प्रकार से लेती हैं, तब वो कहीं पर कंफ्यूज नहीं होती है। तो ये जो धारणा है कि महिलाएं आमतौर से डिसीजंस लेने में कुछ वक्त जाया करती हैं या देर से लेती हैं या कंफ्यूज होती हैं, ये बहुत गलत है। महिलाएं जब परिस्थिति आती है तब किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से रिएक्ट करती है, ये मेरे ख्याल से झांसी की रानी और हमारे देश की जो परंपरा है उस परंपरा में महिलाओं ने बहुत नाम कमाया है और हमने देखा भी है कि महिलाओं ने बहुत उत्तम काम किया है। हमने हाल ही में फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना का जो पिक्चर है और वाकई में गुंजन सक्सेना ने कारगिल के युद्ध में जाकर बहुत बढ़िया काम किया हुआ था। तो इस प्रकार की क्षमता अगर स्त्रियों में है, महिलाओं में है, तो क्यों नहीं उसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए और क्यों नहीं इसका इस्तेमाल हमने दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए किया जाए। बिल्कुल। अभी जो समय बदल रहा है धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों के की तुलना में रक्षा क्षेत्र भी महिलाओं को अब धीरे-धीरे ज़्यादा आकर्षित करने लगा है। काफ़ी सारी लड़कियों का झुकाव इस क्षेत्र में आ रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या लोगों की मानसिकता बदल रही है? क्यों लड़कियों की भी मानसिकता बदल रही है? ये तो निश्चित है कि लड़कियों की मानसिकता ये बदल रही है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि चुनौतियां बढ़ रही हैं और जैसे चुनौतियां बढ़ रही हैं, तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए महिलाएं अपने आप को तैयार कर रही हैं। लेकिन बाकी अन्य क्षेत्रों में जहां पर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में महिलाएं पहले से ही थी, लेकिन भारतीय सेनाएं ये एक बहुत अट्रैक्टिव क्षेत्र है और इतना अट्रैक्टिव क्षेत्र है कि यहाँ पर आप जाने के बाद ना ही सिर्फ अपने दिए हुए ब्रांच में आप अच्छे तरह से कर सकती हैं, बल्कि अगर आपको कोई एडवेंचर एक्टिविटी करनी है या कोई आपको कोर्स करना है या आपको अपने स्पोर्ट्स का कोई शौक पूरा करना है या आपको कोई बहुत अच्छा किताब अगर आपको करना है, जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है आपको या कंचनजंगा चढ़ना है, तो
ऐसी चीजों में भी महिलाओं को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और ये सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से महिलाओं को आकर्षित कर रही है। एक चीज ऐसे कि जो जन जागृति हुई है, वो जन जागृति बहुत अच्छी हुई है कि जो भारतीय सेनाएं हैं, ये महिलाओं के लिए एक प्रकार का सुरक्षित क्षेत्र है। सुरक्षित मैं इस शब्द को यूज कर रही हूं क्योंकि जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से, कि महिलाओं को एक प्रकार से ये जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब सिक्योरिटी रहती है कि मैं यहाँ पर काम करके मेरे देश के लिए भी कुछ कर रही हूँ। दूसरी चीज, मेरी जो इच्छा थी कि मैंने वर्दी पहननी चाहिए, उस वर्दी को भी मैं पहन रही हूँ, और मुझे जो अच्छा लगता है इन चीजों को भी कर रही हूँ। ये मेरे ख्याल से हमारे भारतीय सेनाओं में बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में जैसे मैं काफी सारे महिलाओं के संपर्क में हूँ प्रहार समाज जागृति संस्था के द्वारा, तो मुझे जब मैं इनसे चर्चा करती हूँ तब कहीं ना कहीं मुझे ये समझता है कि इन लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। ये जो महिलाएं हैं ये असंतुष्ट हैं, और इसीलिए जो सीमा के ऊपर जाना या भारतीय सेनाओं में भर्ती होना, ये जो चाह है महिलाओं की मन में, इस चाह को हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने दरवाजे खोलकर बहुत अच्छी राह दिखाई है। और मेरे ख्याल से जागरूकता और महिलाओं की आकांक्षाएं, इन दोनों ये कारणीभूत हैं कि महिलाएं इतनी ज्यादा प्रमाण में भारतीय सेनाओं में भर्ती हो रही हैं। इंजीनियरिंग, आईटी या टीचिंग, ये जो अलग-अलग क्षेत्र है, उसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में महिलाओं का जो आकर्षण है या उनके आने की जो संख्या है, उसमें और के लिए समाज में और क्या कार्य करने की आवश्यकता है? जैसे अभी आपने कहा कि काफ़ी जनजागृति हुई है, लेकिन अभी भी एक शहरी वातावरण में हम देखते हैं कि महिलाएं आ रही हैं, परंतु और निचले क्षेत्र में जिनमें शारीरिक क्षमता तो है, पर जागृति ना होने के कारण वहां तक पहुंच नहीं पाया है। तो ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए और क्या करने की आवश्यकता है? इंजीनियरिंग, आईटी और शिक्षक क्षेत्र में, टीचिंग में, तो मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए एवेन्यूज है भारतीय सेनाओं में ज्वाइन होने के लिए। आईटी में भी है और टीचिंग में भी है, क्योंकि एजुकेशन ब्रांच, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, यहाँ पर महिलाएं जा सकती हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही आती है। दूसरा जो आपका सवाल है कि क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से ये विचार हमारे पार्लियामेंट में बहुत पहले आ चुका था, ये प्रस्ताव आ चुका था कि सैनिकी स्कूल्स ये हमारे देश में बहुत ज्यादा खुलने चाहिए। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि आप अगर भारतीय सेनाओं में भर्ती हुए तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर नहीं भी हुए तो आप सेना की शिक्षा पाकर आप में एक प्रकार का अनुशासन आता है और आप एक प्रकार से निर्भय प्रवृत्ति के बनते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे युवाओं के लिए, और इसीलिए मैं कहूंगी कि और ज्यादा जन जागृति लाने के लिए, या गांव में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको प्रेरित करने के लिए, जो स्पोर्ट्स में अच्छी हैं, जो बाकी सारी चीजों में अच्छी हैं, उनको ये प्रेरित करने के लिए कि आप भारतीय सेना में भर्ती हो। अगर हमने सैनिकी स्कूल अगर हर जिले में खोले, या हमने हर जिले में करीब 5 या 6 सैनिकी स्कूल खोले, तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा कदम होगा, जहां से हम महिलाओं को बहुत ज्यादा तादाद में हम भारतीय सेनाओं में ले सकते हैं। जी, सैनिकी शिक्षण मिलने के बाद में या जब उनकी मानसिक शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है, उस समय हम देखते हैं कि उनमें आत्मसम्मान भी जागृत होता है और खुद का संरक्षण करने की भी प्रवृत्ति जागृत होती है। आज समाज में जो हम देखते हैं कि महिलाओं पर कुकर्म किए जा रहे हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार होता है, इससे लड़ने की भी एक ताकत उनमें डेवलप होगी। तो ऐसे सैनिकी जी, उनको अपने मतलब स्व संरक्षण के लिए भी और अधिक इन स्कूलों में आने की आवश्यकता है। बावजूद इसके अगर ये स्कूल्स नहीं बन रहे हैं या अभी इतनी जल्दी इतनी मात्रा में खुल नहीं सकते हैं,
तो भी महिलाओं को क्या करना चाहिए कि उनमें स्व-संरक्षण करने की भावना उत्पन्न हो? सबसे पहली चीज़ ये है कि महिलाओं को ये आत्मसात करना चाहिए कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, क्योंकि आज भी भारतीय स्त्री कमज़ोर मेरा जो समाज है, ये समाज शायद मैं अगर बाहर गई या मैंने नौकरी करी, तो मुझे ये समाज मेरी इस कदम का स्वागत नहीं करेगा। ये जो डर है, ये डर बैठा हुआ है। सबसे पहली चीज़ कि मैं कमज़ोर हूँ, ये जो भावना है, इस भावना को निकाल के, उखाड़ के फेंकना चाहिए महिलाओं ने। दूसरी चीज़ ऐसी कि खुद को शारीरिक रूप से ताकतवान बनाना ये बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। और इसी के लिए मेरे ख्याल से बहुत सारी संस्थाएँ काम कर रही हैं, बहुत सारी स्त्री संगठन ये काम कर रहे हैं। महिलाओं की शारीरिक सुदृढ़ता बढ़े और महिलाएँ अपने आप को शारीरिक रूप से सक्षम समझें। रहा आपका सवाल सुरक्षितता का भाव, मैंने जब ये निर्भया केस हुआ था तब मेरे बहुत जगह पर मेरे भाषण हुए थे और मेरे हर भाषण में मैं कहती हूँ कि महिलाओं को छोटे-छोटे कुछ टेक्निक्स ये आने ही चाहिए खुद का बचाव करने के लिए, क्योंकि आज हम समाज में देखते हैं कि काफ़ी कुकर्म होते हैं, काफ़ी लड़कियों की छेड़खानी होती है, बलात्कार जैसी घटनाएँ घटती हैं। तो ये सारी घटनाएँ क्यों घटती हैं? क्योंकि हम अपने आप को कहीं न कहीं हम अबला समझते हैं। हम अबला नहीं हैं, हम सबला। मैं हमेशा जब भाषण देती हूँ तब बताती हूँ कि भगवान ने हमारा शरीर जो है बहुत सोच समझ कर बनाया दिए हैं, सिर्फ खाना चबाने के लिए नहीं, ज़रूरत पड़े तो अगर हमारा कोई गला पकड़ता है तो उसका हाथ काट लेने के लिए। हमें हाथ दिए हैं, वो हाथों से हाथ चलाने के लिए, मारने के लिए, जितना हम मार सकते हैं उतना मार देने के लिए। हमें पैर दिए हैं और इसके लिए पैर नहीं दिए हैं कि हम सिर्फ कैटवॉक कर सके, बल्कि इसके लिए पैर दिए हैं अगर ज़रूरत पड़े तो हम सामने वाले को लात भी मार सके। तो हमारे शरीर में ही खुद भगवान ने काफ़ी शस्त्र दिए हुए हैं। उसके साथ-साथ हमें अगर कुछ बेसिक डिफेंस की टेक्निक्स आ जाए, खुद की सुरक्षा के कुछ टेक्निक्स अगर आ जाएँ, तो मेरे ख्याल से ये जो बढ़ रहा है समाज में कुकर्म, ये थोड़ा-सा कम होगा। लेकिन इसके साथ-साथ महिलाओं की मानसिकता तो हमने सुदृढ़ करनी ही चाहिए। महिलाओं के शारीरिक रूप के ऊपर भी हमने काम करना चाहिए, लेकिन जो पुरुषों का एक आउटलुक है महिलाओं की तरफ, उसे भी बदलने की बहुत ज़रूरत है। प्रहार संस्था के माध्यम से आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी कार्य कर रही हैं। आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? जी। अलग-अलग जगह मेरे भाषण होते हैं, भाषण के साथ-साथ मेरे वर्कशॉप्स होते हैं। जैसे मैं कुछ उन्हें टेक्निक्स भी सिखाती हूँ जो महिला के कॉलेजेस हैं या महिला संगठन हैं या अलग-अलग बड़े-बड़े ऑफिसेज़ में जब महिला दिवस होता है, तब वहाँ पर महिलाएँ एकत्रित होती हैं और उन्हें ये सारे टेक्निक्स, उन्हें ये सारे जोश भरी बातें कि हम भी कम नहीं हैं, ऐसे काफ़ी उदाहरणों के साथ, ऐसी काफ़ी कहानियों के साथ, सत्य घटनाओं के साथ मैं उनमें एक तो जोश भरती हूँ और उन्हें कुछ बेसिक टेक्निक्स भी सिखाती हूँ। और इसके साथ-साथ काफ़ी सारे ऐसे गाँव में से महिला संस्थान हैं, जो हमारे प्रहार समाज जागृति संस्था में हमारा एक कैंप साइट है जहाँ पर हम शिविर लेते हैं, बच्चों के शिविर लेते हैं, युवकों के शिविर लेते हैं और वहाँ पर हमने कुछ मिलिट्री के ऑब्स्टिकल्स बनाए हुए हैं और उन मिलिट्री के ऑब्स्टिकल्स को पार करके हम एक प्रकार की मानसिकता बनाते हैं उस युवक की या उस महिला की कि अगर मैं ये ऑब्स्टिकल को ग्राउंड के ऊपर पार कर सकती हूँ, तो मेरे ज़िंदगी में आने वाले कितने सारे ऑब्स्टिकल्स को मैं पार कर सकती हूँ। और यही मानसिकता है जो बहुत ज़्यादा मददगार बनाती है एक महिला को। हमने आज तक मेरे ख्याल से करीब 15 ऐसे महिला संगठनों को हमने
कैंप में हमने बुलाया है, उनके शिविर लिए हैं, और ये सारे ऑब्स्टिकल्स आप विश्वास नहीं करेंगे, महिलाओं ने साड़ी पहन कर किए हैं, जो बहुत मुश्किल है। आज शहरी लड़के को अगर हमने बोला कि तुम साड़ी पहनकर ये ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करो, तो वो नहीं कर पाएगी, लेकिन इन महिलाओं ने साड़ी तक पहनकर ये ऑब्स्टिकल्स क्रॉस किए। देखिए इनकी हिम्मत, इनकी ताकत और इनकी सकारात्मक प्रवृत्ति। और ये महिलाएं जब जाती हैं उस शिविर से, इतनी ज्यादा सेटिस्फाइड रहती हैं कि मैडम आपने जो हमें सिखाया है वो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से हम महिलाओं का सशक्तिकरण भी करते हैं और महिलाओं को एक प्रकार से एक नई राह भी दिखाते हैं। महिलाओं के ऊपर जो अभी समाज में जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए और उनका जवाब देने के लिए उनको अपनी ही तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए? खुद की तैयारी मेरे ख्याल से हमारी मानसिकता को बदल के करनी चाहिए। आज भी हमारे काफी ऐसे परिवार हैं जो आज भी काफी पुराने सोच के हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरानी सोच अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, बल्कि हम अगर बहुत पुराने जमाने में जाएं तो महिलाओं की पूजा हमारे घर में होती थी, और आज भी हम माँ दुर्गा की स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। लेकिन क्या माँ दुर्गा की पूजा अर्चना ये सिर्फ एक हमारा एक प्रकार का रिचुअल हो गया है, या हमारा एक प्रकार का त्योहार हो गया है कि हमें डांडिया लेकर डांडिया खेलने का मौका मिले, नवरात्रि मनाने का मौका मिले, या ये इसीलिए हमने इस त्योहार को मनाना चाहिए कि हम महिलाओं की शक्ति में भरोसा रखते हैं? तो सबसे पहली चीज कि महिलाओं ने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, और उसके लिए महिलाओं ने मेरे ख्याल से दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट खुद के लिए बिताने चाहिए। खुद थोड़ा सा आत्मसात करे, शांत बैठे, आत्मसात करे अपनी शक्ति को कि मुझ में क्या क्या काबिलियत है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, और इस काबिलियत को पहचान कर स्त्री ने आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी एक चीज, महिलाएं वैसे भी शारीरिक रूप से काफी सुदृढ़ होती हैं, क्योंकि घर में काम करने की आदत महिलाओं को होती है। लेकिन आज की अगर जिंदगी हम देखें, आज की जिंदगी जो हो गई है वो हमारी बहुत मटीरियलिस्टिक जिंदगी हो गई है, एकदम हम मशीन टाइप हो गए हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी ने इतनी सारी चीजें हमारे लिए लाई हैं कि आजकल कपड़े धोना हाथ से बंद हो गया है, वॉशिंग मशीन आ गए हैं। हमारा मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ ये मिक्सर वगैरह हमने हमारे घर में कभी नहीं देखे थे। हमने हमेशा देखा था कि मेरी माँ ये कुछ भी अगर हमको बारीक करना है तो उसे कूटती थी, कूट कर करती थी, या हमारी माँ जो आटा गूंथती है तो वह उंगलियों से आटा गूंथती है। और ये सारी चीजें हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में ताकत दिलाती है। अगर हम आटा गूंथते हैं तो उंगलियों से गूंथते हैं और उंगलियों की ताकत उससे बढ़ती है। अगर हम कूटते हैं तो कूटने से हमारी यहाँ की ताकत बढ़ती है। और अगर हम कपड़े धोते हैं झुककर तो हमारे पैरों की ताकत बढ़ती है, हमारे कमर के ऊपर के हिस्से की ताकत बढ़ती है। और इसीलिए मेरे ख्याल से पुराने जमाने की जो औरतें थी वो ज्यादा शारीरिक रूप से सुदृढ़ थी। आज के इस टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ गई है, मैं दोष किसी को नहीं दे रही हूं, लेकिन इस आगे बढ़ी हुई जिंदगी में भी हमने कुछ समय अपने आप के लिए निकालकर कसरत जरूर करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, सुबह हमने वॉक के लिए जरूर जाना चाहिए, और अपने मन को शरीर के साथ एकाग्रत करने के लिए हमने मेडिटेशन ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी कार्य कर रही हैं। आज की प्रमुख समस्या आपको क्या दिखाई देती है जब आप अलग-अलग जगहों पर भाषण देने के लिए जाती हैं, अलग-अलग क्लासेस लेती हैं, तो उस समय इन लोगों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, ऐसा आपको लगता है? आपने मुझे कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था कि महिलाएं ये डिसीजन लेने में कुछ टाइम गवाती हैं, कंफ्यूज सी रहती हैं। तब मैंने आपको थोड़ा सा स्पष्टीकरण दिया था कि ऐसी बात नहीं है। और
उसी चीज को मैं अभी बताती हूँ। जब मैं आज युवकों में बहुत ज्यादा काम करती हूँ, युवकों के शिविर लेती हूँ, युवकों के साथ चर्चा करती हूँ, उनके समस्याओं को सुलझाती हूँ। मैं फौज में भर्ती होने के लिए, ऑफिसर्स बनने के लिए बच्चों के मैं क्लासेस लेती हूँ। ये जब मैं इनके इनके संपर्क में आती हूँ, इनसे चर्चा करती हूँ, तो सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण चीज मुझे पता चलती है, वो ये कि ये आज के युवक ये डिसीजन मेकिंग में बहुत वीक है, बहुत कमजोर है। खुद मैं किस चीज में अच्छा हूं, एक तो ये लोग ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक होड़ सी लगी हुई है कि हर किसी ने हमेशा साइंस ही लेना चाहिए, या हर किसी ने अगर किसी को यूपीएससी करना है तो उसने आर्ट्स ही लेना चाहिए। अगर किसी माता पिता की इच्छा होगी कि इसको सीए बनाना है तो कॉमर्स ही लेना चाहिए। एक हमारा ढांचा बन गया है शिक्षा पद्धति का, और उस ढांचे के अनुसार ही हम चलते हैं। आजकल तो एक नया ट्रेंड निकला है कि चाहे तुम्हें कुछ भी होना है, लेकिन हमने 12वीं तक साइंस ही पढ़ना चाहिए। सबसे अहम चीज इन युवकों ने खुद के काबिलियत को पहचानना सीखना चाहिए। मैं क्या चाहता हूं, मैं किस चीज में अच्छा हूं, यही निर्णय हमारे आज के युवा पीढ़ी नहीं कर पाते। जो जैसे पूरा ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के पीछे वो लोग भागते हैं और उसके अनुसार वो कोर्स ले लेते हैं। कोई बोलता है इंजीनियरिंग, कोई बोलता है डॉक्टर, कोई बोलता है यूपीएससी, कोई बोलता है कॉमर्स ले तो लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि हम इसके लिए नहीं बने। ऐसे कई एक उदाहरण मैंने अपने सामने देखे हैं, कई एक उदाहरण जिन युवकों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, लेकिन उनको राह दिखाने का काम क्योंकि मैं करती हूँ, अब उनकी जिंदगियां धीरे धीरे संवार रहे हैं। लेकिन जो समय जाया किया है इन लोगों ने, वो समय तो वापस नहीं आता। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज युवकों की समस्या जो है, खुद की काबिलियत को पहचानिए। दूसरी चीज, निर्णय कि मुझे क्या करना है जिंदगी में, मेरा क्या उद्देश्य है जिंदगी का, मेरा 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 एम क्या है, क्या चीज मुझे हासिल करनी है, ये इस डिसीजन पर युवकों ने आना ये बहुत जरूरी है। तीसरी सबसे ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि हमारे युवक ये मानसिक रूप से कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। एक आध फेलियर जिंदगी में अगर उनको आ जाए तो इस प्रकार के एक नकारात्मक प्रवृत्ति के वो हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कि उन्हें वहां से उभारने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। ये युवकों में क्यों होना चाहिए? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि युवकों की जो मानसिकता है वो तो बहुत ज्यादा सक्षम होनी चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र कम है, आप बहुत कुछ सहन कर सकते हैं, आप में सहन शक्ति ज्यादा होती है। और ऐसे कहा जाता है कि जो यंग होते हैं उनमें सहन शक्ति आप में बहुत ज्यादा होती है। तो आपने किसी भी फेलियर का सामना अगर किया तो इतना ज्यादा मायूस क्यों होना चाहिए? तो फेलियर का सामना करने की जो काबिलियत है, ये इनमें बिल्कुल नहीं है। ये 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। मैं आपसे पूछने ही वाली थी, आपने एक पॉइंट अच्छा कहा है बीच में कि इनको तुरंत डिप्रेशन हो जाता है। उसके कारण आज हम मतलब 10वीं या 12वीं के रिजल्ट के बाद में जो आत्महत्याओं का आंकड़ा, और मीडिया भी उस चीज को जानबूझकर उस टाइम में ज्यादा चलाती भी है कि इतने लोगों ने आत्महत्या की, इतने लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, इतने लोगों ने जान दे दी। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनके पीछे जो हमारी ग्रूमिंग होती है, या जो बचपन से लेकर बड़ी-बड़ी कक्षाओं तक पालक, शिक्षक जो जिस टाइप से अच्छा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, क्या उसी तरीके से इनको अगर ये फेल होते हैं तो बजाय डांटने डपटने के उनको ये चीजें भी सिखानी चाहिए कि जिंदगी में दूसरे मौके भी मिलते हैं। बाय चांस अगर एक बार अनलकी हो आप, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ पूरी आपकी उसी में खत्म हो गई है। तो इस चीज की शिक्षा पद्धति, इस चीज की इस तरीके से ग्रूमिंग करने की भी कितनी आवश्यकता लगती है? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो चीज यही है, क्योंकि जिंदगी क्या है आगे की, आगे वाले दिन कैसे होंगे, ये ना आपको पता है, ना हमें पता है, ना बच्चों को पता है। और हर पल जो होता है, हर पल एक चुनौती बनकर आता है। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस।
बट यस, इट इज नॉट दैट बैड। तो जिंदगी चाहे चाहे हमारे मुताबिक ना चले, तो सबसे पहली शिक्षा तो बच्चों को और युवकों को ये देनी चाहिए कि अगर आप कहीं पर कामयाब नहीं हुए तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, वो जिंदगी का अंत नहीं है। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बहुत सारे आपके सामने भगवान रास्ते खोलेगा। एक रास्ता बंद हो गया तो क्या है, हमारा दिमाग है, हमने जो आज तक शिक्षा प्राप्त की है, अपने दिमाग से सोचना चाहिए। 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है इन बच्चों का कि एक बार फेल होने के बाद आप इतने ज्यादा मायूस हो जाते हैं कि आपकी जिंदगी का अंत करने की आप सोचते हैं। जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं है। और हम कभी अपने माता पिता के बारे में सोचते हैं जिन्होंने हमें इतना पाल पोस कर बड़ा किए? तो इनकी जो मानसिकता है, उस मानसिकता को स्ट्रांग बनाने के लिए और उन्हें जिंदगी के ये फेलियर्स का सामना किस प्रकार करना चाहिए, ये सीख दिलाने के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अच्छी चीज है जो मेरी संस्था करती है, प्रहार समाज जागृति संस्था। मेरी संस्था की स्थापना मेरे पिताजी स्वर्गीय कर्नल सुनील देशपांडे विशिष्ट सेवा मेडल इन्होंने की थी, एक ही उद्देश्य के साथ कि सैनिकी गुणों का प्रसारण समाज में हम करें, अर्थात अनुशासन, निर्भयता, जागरूकता, नैतिक मूल्यों का पालन तथा राष्ट्र प्रेम। ये 5 गुण हमने लिए हैं सैनिक के, और ये 5 गुणों को हम समाज में डालने का काम करते हैं। आज 26 साल हो गए। इन 26 सालों में हमने युवकों को प्रेरणा देकर, हमने 304 युवक तथा युवतियों को ट्रेनिंग देकर हमने आज उन्हें भारतीय सेनाओं में भेजा है, और आज वो कार्यरत है भारतीय सेनाओं में। ना ही सिर्फ ये, हमारी 3 मिलिट्री स्कूल्स भी हैं। मेरे ख्याल से ऐसी संस्थाएं जो मिलिट्री की शिक्षा दे सके बच्चों को, जिनकी मानसिकता इतनी सुदृढ़ बन जाए कि कोई भी फेलियर का सामना करने के लिए इनका मन तैयार हो, ये बहुत जरूरी है। और हम इनकी तैयारी किस प्रकार करते हैं कि हम उन्हें अलग अलग तरीके बताते हैं। हम जैसे मिलिट्री के ऑब्स्टिकल्स उनसे क्रॉस करवाते हैं, इन लोगों को हम एक ग्रुप टास्क देते हैं, एक टीम बनाते हैं, उनको एक कुछ प्रॉब्लम देते हैं ऑन ग्राउंड और उन्हें बोलते हैं कि इसे आपको क्रॉस करना है। तो बच्चे आपस में डिस्कशन करके उसे पार करते हैं, और उस सारी चीज में उनके दिल के अंदर का फेल होने का जो भाव होता है वो निकल जाता है। हम उनसे चर्चा करते हैं, उनके दिल की जो बातें हैं वो बाहर निकालते हैं, और इन सारी चीजों के साथ हम इस क्षेत्र में काफी सफल हुए हैं। अलग अलग जगह पर मुझे भाषणों के लिए जैसे बुलाया जाता है, तो मैं काफी सारे उदाहरण उन्हें देती हूँ कि जो वास्तव में घटे हैं और जहां पर इन लोगों ने बहुत ज्यादा मानसिक सुदृढ़ता दिखाई है हर कठिनाई का सामना करने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, समाज की जो महिला शक्ति है उसको निरंतर जागरूक करने के लिए समाज का वातावरण कैसा होना चाहिए आपको लगता है? मेरे ख्याल से महिलाओं की जागरूकता को बढ़ाए रखने की जरूरत नहीं है। निरंतर महिलाओं की जो मानसिकता है वो हमेशा सुदृढ़ रहती है, लेकिन हाँ, इस चीज का एहसास उसे दिलाने के लिए समाज में कुछ बदलाव की जरूरत है, समाज की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। और महिला ये कमजोर नहीं है, महिला में बहुत ज्यादा शक्ति है, और महिला ये आज की दुर्गा है, आज की सरस्वती भी है, और आज की आदि शक्ति भी है। और इसीलिए महिलाएं जो भी काम करेंगी अव्वल होंगी, इसका समाज जरूर रखना चाहिए। और समाज में कुछ बेसिक बदलाव इस प्रकार के होने चाहिए कि आज जैसे हम देखते हैं हमारी न्याय पद्धति में किसी भी कुकर्म का कोई केस चलता है तो वो सालों साल चलता है। निर्भया के केस में हमने देखा कि इतने सालों तक ये केस चला और इसमें न्याय कब मिला। तो कुछ ऐसे चीजें हमारी न्याय प्रणाली में ने गठित करना चाहिए जहां पर तुरंत इसका निर्णय लिया जाए और तुरंत उस महिला को
उस निर्णय की तरफ, उस निर्णय को देखकर महिलाओं को ताकत मिले। इसी प्रकार महिलाओं की ताकत हम देख पाएंगे और इसी प्रकार से महिलाओं की जो मानसिकता है, जो जागरूकता है, वो निरंतर बढ़ती रहेगी। धन्यवाद शिवाली जी, बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं आपने सारे, और अपना देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत